हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रही है हम लोगों की। बेसिक कॉन्सेप्ट, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, एप्लीकेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स कवर अप करने के बाद हम लोग अभी कैपेसिटर चैप्टर पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें कवर अप कर ली हैं। तो जैसे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है। तो पिछले लेक्चर में मैंने ये समझाया था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितनी कैपेसिटेंस आती है। तो उसके आगे इस डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं, जिसमें अगर मैं डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दूं दो प्लेट्स के बीच में तो वो कितना आएगा। तो इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये कई बार बोर्ड्स में आ चुकी है। तो इस डेरिवेशन से समझने से पहले कुछ डायग्राम में बेसिक चीजों को देख लेते हैं। क्या डायग्राम? तो अगर मैं डायग्राम में एक डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दूं, सेम टू सेम डायग्राम जो पिछला बताया था वो वैसा ही है, पर यहाँ पे अगर मैं डाइलेक्ट्रिक एक पुट कर दूं तो क्या होगा। सी, अगर मैं कह रहा हूं कि क्यू मेरे पास क्या है, टोटल चार्जेस पहली प्लेट पे, तो उसको प्लेट 1 हमारे पास है, दूसरी प्लेट 2 है। अगर प्लेट 1 पे टोटल चार्जेस प्लस 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 मतलब पॉजिटिव चार्जेस हैं और सेकंड चार्ज पे हमारे पास कितने प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी वो कितनी होगी, ई ओ। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ओ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक को मैं जब इस के अंदर पुट करूंगा तो उस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है उसको मैंने कितना ले रखा है, टी ले रखा है। और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक के, उसको मैंने ई बोल दिया। के उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और पोटेंशियल, जो कि डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो दोनों डिफरेंट है, और उसके वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा डाइलेक्ट्रिक के बीच में वो एक डिफरेंट होगा जो आउटसाइड से होगा। तो उसको भी अभी देखते हैं कितना आएगा। तो डायग्राम में हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि इस वाले डायग्राम में हमें एक वैल्यू मिली है डाइलेक्ट्रिक की, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी यूज करेंगे, के की वैल्यू को भी यूज करेंगे, और टी उसकी थिकनेस मतलब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है। तो इन सारी चीजों को यूज करते हैं अपनी डेरिवेशन में। तो पहले डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है। तो उसको पहले अलग अलग गेट करते हैं। लेट ई नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मान लेते हैं ई जीरो मतलब ई आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको ई ओ बोल रखा है मैंने यहाँ पे। ई ओ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कैपेसिटर के अंदर है विदाउट स्लैब। मतलब कि जब यहाँ पे स्लैब नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई ओ थी। एंड ई द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द स्लैब डैम, जब उसमें ई को मैंने स्लैब को उसमें पुटअप किया, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, ई आई। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ई नॉट वो वैल्यू है मेरे पास जब उसमें स्लैब नहीं था। ई नॉट नहीं है वो, सॉरी बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को, वो ई ओ है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के वजह से आई है, मतलब डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद जो आई है। तो हमारे पास जो विदाउट स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई है, ई इक्वल टू, यहाँ पे ई नॉट, ई आउटसाइड लिखा हुआ है, ई आउटसाइड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो अगर मैं सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रखूंगा तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई जब वहां पे स्लैब नहीं था। अब जब उसमें स्लैब आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, उसकी वैल्यू मेरे पास जो बनेगी वो बनेगी ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन के। जब स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट उसकी परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कितनी आएगी, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मेरे पास हैं, एक जब स्लैब नहीं था उसके बीच में और एक जब स्लैब उसके बीच में है। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमें पता हो चुकी हैं। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने स्लैब रखा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी और जब स्लैब नहीं था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, लेट वी बी द पोटेंशियल इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, v इक्वल टू ई आउटसाइड डी माइनस टी प्लस ई टी। यहाँ पे डी माइनस टी हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस जो प्लेट के बीच में वो d है और t थिकनेस है। तो अगर मुझे d निकालना है तो मैं d माइनस टी करूंगा तो मुझे टोटल डिफरेंस पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है। आफ्टर दैट ई टी हमारे पास वैल्यू किस चीज की दी हुई है,
ईटी हमारे पास वैल्यू दी हुई है डाइलेक्ट्रिक की। तो दो तीन चीजों को इसमें थोड़ा सा और मैं कवर लिख देता हूं। ये मेरे पास लिखा हुआ है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, एंड ये मेरे पास जो है वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब आफ्टर दैट क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो सॉल्व जब करेंगे तो ई आउटसाइड की वैल्यू को पुट करेंगे, जो पीछे हम लोग अभी ने जस्ट निकाली वो कितनी आई थी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे जब इसको सॉल्व करूंगा ई की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक के वजह से आई थी वो कितनी आई थी, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है। तो के को एज इट इज रहने देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास के क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट उसको बाहर ले लेते हैं। और हम लोग कांस्टेंट टर्म निकालने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आफ्टर दैट जो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं वो होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी में जब मैं V की वैल्यू को पुट करूंगा तो यहाँ से Q से Q क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और मेरे पास कैपेसिटेंस इस केस के लिए कितना आ जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब हम लोग यहाँ पे चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो यहाँ पे देखो कि कैपेसिटेंस के वजह, जब डाइलेक्ट्रिक के वजह से कैपेसिटेंस आएगा तो वहां पे एक और फैक्टर ऐड हो रहा है, दैट इज टी अपॉन के। टी अपॉन के क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस का सॉरी डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो जो हम लोगों ने इससे पहले डेरिवेशन की थी पिछले लेक्चर में, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, तो उसके वजह से वैल्यू जो आ रही थी वो अलग आ रही थी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अगर मैं इस टी की वैल्यू को वेरी करूं तो यहाँ पे टी की वैल्यू मान लेते हैं वेरी होगी तो क्या बनेगी मेरे पास, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब टी की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी तो उसमें मैं वैल्यू को पुट करूंगा, और उसके वजह से कुछ एनालिसिस हम लोग करते हैं एंगल, जैसे कि एंगल्स के लिए करते थे। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं कह देता हूं टी जीरो है यहाँ पे, अगर मेरे फॉर्मूले में टी की वैल्यू में जीरो रख दूं, अच्छा शायद यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लो, सी ये हो गया। आफ्टर दैट अगर मैं कह रहा हूं टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, जब टी की वैल्यू जीरो आएगी तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मान लेते हैं वहां पे स्लैब नहीं है, तो मेरे पास ये वाली डेरिवेशन जो पीछे हम लोगों ने की थी वही बन गई। फिर से C इक्वल टू कितना बन गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब मान लेते हैं टी की वैल्यू डी के बराबर हो गई, मैंने अपने थिकनेस जो स्लैब की है वो बहुत बड़ी ज्यादा कर दी। अगर टी डी के बराबर हो जाएगा तो इक्वेशन में मेरे पास क्या चेंज आ जाएगा, डी की जगह मैं टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डी पुट कर सकता हूँ, और इक्वेशन में यहाँ पे मैं डी माइनस डी करूंगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, C इक्वल टू डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, और इक्वेशन बन जाएगी के ऊपर चला जाएगा, के यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर, एंड वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारे पास आ गया जब T इक्वल हो जाएगा D के, मतलब कि जो डिस्टेंस है ना स्लैब उसके बीच में, अरे ये कुछ इस तरीके का C, जो ये डिस्टेंस है ना D, और ये मेरे स्लैब की डिस्टेंस मान लेते हैं एकदम पास में, मान लेते हैं एकदम पास में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया T, इसको मैंने बोल दिया T। तो अगर डी टी के इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास ये। अब मान लेते हैं इफ द स्लैब इज मेड अप ऑफ मेटल, अब ये इंपॉर्टेंट केस है, अगर मेरा स्लैब किस चीज से बना हो, मेटल से बना हो, तो हमको ये पता है कि स्लैब का जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है इनफिनाइट। तो के की जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स के लिए कितना होता है, इनफिनाइट होता है। तो यहाँ पे मैं के की जगह क्या रखूंगा, इनफिनाइट, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो ये मेटल वाला केस याद रखना कि इसकी वैल्यू इनफिनाइट होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाली है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द एंटायर स्पेस इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद द मेटल, अगर मैं कह दूं कि पूरे उस डाइलेक्ट्रिक को मैं मेटल से बना दूं और उसको मैं फिल कर दूं, तो पूरे डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं मेटल से बना दूंगा, डी यहाँ पे अगर टी के इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी,
C यहाँ पे इनफिनाइट हो जाएगा। C इनफिनाइट क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे D जो मेरे पास डिस्टेंस है, डाइलेक्ट्रिक मैंने जो यहाँ पे ले लिया है उसको मैंने मेटल ले लिया। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स को क्या ले लूं, मेटल ले लूं, डाइलेक्ट्रिक अगर मैं यहाँ पे मेटल लेता हूं तो ये केस याद रखना कि C मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो, इनफिनाइट हो जाएगा। C मेरे पास कितना आ जाएगा, इनफिनाइट, मतलब उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू इतनी ज्यादा आएगी कि इसको हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पस C इनफिनाइट हो जाएगा। नाउ अगर मैं स्लैब को तोड़ देता हूं, स्लैब को अगर मैं बहुत एक मतलब एक थिक स्लैब को मैं पीसेस में कर देता हूं तो उस केस के लिए क्या आ जाएगा, मान लेते हैं उसको T1 बोल दो, उसको T2 बोल देते हैं, उसको T3 बोल देते हैं और T4। तो यहां पे केस क्या बनेगा मेरे पास कि अगर T1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, K1, मतलब कि T1 थिकनेस, K1 उसकी कांस्टेंट वैल्यू, T2 K2 T3 एंड डैश 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 Tn एंड Kn तक, मतलब कि वैल्यू बहुत, अगर मैं उसको स्लाइस में पार्ट डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी। तो फॉर्मूले में देखो क्या आएगा चेंज की C इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn तक जाएगी यहाँ पे वैल्यू। और यहां पे जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डैश 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 Tn अपॉन Kn तक ये वैल्यू जाएगी। अगर मैं कह दूं कि D की वैल्यू किसके इक्वल है, D की वैल्यू अगर इक्वल है T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn तक, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डैश 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 Tn अपॉन Kn। ये केस तब बनेगा जब मैं डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दूंगा, स्लाइसिस के बीच में डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं स्लाइसिस के बीच में उसकी थिकनेस को डिवाइड कर दूंगा तो सेम, अगर स्लाइस एक बहुत बड़ा सा मैं थिकनेस लूंगा तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, और जब मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, मतलब कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू को भी चेंज कर दूं, पुटअप कर दूं अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स, तो वहां पे ये फॉर्मूला हमारे पास एप्लीकेबल है। तो तुम ये कह सकते हो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा एक स्पेशल केस के लिए, तो तुम उसको स्पेशल केस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में एक बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन में अगर मैं एक आध क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेता हूं, जैसे अगर मैं कह दूं T1 और K1 की वैल्यू यहाँ पे मैं दूसरी रखना चाहता हूं, यहाँ पे मैं एक डाइलेक्ट्रिक अलग रखूंगा, एक डाइलेक्ट्रिक अलग रखूंगा, एक डाइलेक्ट्रिक अलग रखूंगा, तो मेरे फॉर्मूले में भी चेंज आएगा, मतलब कि फॉर्मूला तो यहाँ पे चेंज आ गया, तो उसको सॉल्व करोगे तो वहां भी हमारे पास क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, और इसी रीजन की वजह से ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आईसीएसई एंड सीबीएसई बोथ बोर्ड्स, ये डेरिवेशन कई बार प्रूविंग के लिए आई है, तो प्रूविंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि सीरीज और पैरेलल की कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो यहां पे मैं पहला समझाने जा रहा हूं हमारे पास, दैट इज योर कैपेसिटर्स के लिए। तो कैपेसिटर्स यहां पे जो अप्लाई होंगे वो कैसे अप्लाई होंगे उनको देखते हैं। सी, तो अगर मैंने यहां पे बात की, पहला कैपेसिटर है मेरे पास C1, दूसरा कैपेसिटर है C2 एंड तीसरा कैपेसिटर है C3। तो तीन मैंने कैपेसिटर्स ले लिए हैं और उसको मैं सीरीज में लगाने जा रहा हूं। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि हम लोग कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल और बोथ सीरीज एंड पैरेलल की कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये हमारे पास दो बेसिक तरीके होते हैं किसी भी कंपोनेंट को, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अप्लाई करने के। तो यहां पे देखते हैं, अगर मैं पहला कैपेसिटर लूंगा तो उसके वजह से जो चार्जेस होंगे वो क्यू होंगे, तो उसको कैपिटल क्यू भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कैपिटल क्यू ही बोल देते हैं। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, क्यू, इसकी भी कितनी होगी, क्यू। तो चार्जेस सब पे सेम रहने वाले हैं, और C1 C2 एंड C3 उसकी क्या है, कैपेसिटेंस। अगर मैंने एक नेट वोल्टेज अप्लाई किया है तो जब वो नेट वोल्टेज C1 तक जाएगा तो वो कितना बन जाएगा, V1। यहां से यहां तक को मैं V1 बोल रहा हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा उसको सेपरेट कर देता हूं, C। ये चार्जेस थोड़े से गलत बन गए हैं, एक मिनट, इसको यहां पे बना देते हैं। नेक्स्ट, अब देखो सी, अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल कितना आएगा, अगर पोटेंशियल C1 के क्रॉस मुझे निकालना है तो वो आएगा मेरे पास V1 अपॉन Q अपॉन C1। तो मेरे पास जो V1 आएगा वो आएगा, दैट इज योर C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। सेम अक्रॉस C2 के लिए निकाल लूंगा तो कितना आएगा, V2 अपॉन Q अपॉन C2। और सेम अगर मैं C3 के लिए निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, V3 अपॉन Q अपॉन C3। अगर कैपेसिटेंस विल बी लो देन द पोटेंशियल विल बी हायर। अब याद रखना, कैपेसिटेंस विल बी लो देन पोटेंशियल विल बी हायर। अगर कैपेसिटेंस लो होगा तो कैपेसिटेंस क्या, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हायर। तो अगर मैं कह दूं इफ V1 V2 बी एट द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, अगर V1 V2 अगर पोटेंशियल है मेरे पास कैपेसिटर के लिए, तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने डिफाइन की है। देन
V इक्वल टू नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे। तो तीनों पोटेंशियल को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि हमें नेट पोटेंशियल निकालना है ना, तो यहाँ पे सीरीज में याद रखना कि नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, C1 C प्लस C2 और इन तीनों को ऐड करेंगे। और V1 की वैल्यू कितनी रखूंगा यहाँ पे, जो ऊपर से डिराइव की है, Q अपॉन C1। V2 की वैल्यू कितनी रखूंगा, Q अपॉन C2। और V3 की वैल्यू कितनी रखूंगा, Q अपॉन C3। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में V इक्वल टू कितना रख दूं, जो नेट पोटेंशियल है उसकी जगह मैं रख दूं Q अपॉन C, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 मेरे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, एंड Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वहां पे देखो वो इनवर्सली ऐड हो रहे हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, तो रेजिस्टेंस में जब हम लोग निकालते थे 9th क्लास में या 10th क्लास में, तो वो वैल्यू आती थी हमारे पास R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 एंड डैश 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 Rn तक। तो ये रेजिस्टेंस के लिए होता है जब सीरीज अप्लाई किया जाता है। तो आगे अभी मैं बताऊंगा इस चीज को जब नेक्स्ट आगे चैप्टर, इसके नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज है, बट अभी मैं थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए इसको बता देता हूं। तो ये सीरीज किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर रेजिस्टर लगा होता तो उसके लिए क्या आती, ये वैल्यू आती है हमारे पास। तो सेम यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस मुझे निकालना सीरीज के लिए, तो कैपेसिटेंस की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन C1 इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट पैरेलल के लिए चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास पैरेलल में अप्लाई होगा तो क्या होगा, तो देखो पैरेलल में जब यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन को करूंगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, C। तो यहाँ पे पहला कैपेसिटर मेरे पास C1 है, दूसरा C2 एंड C3। तो तीन कैपेसिटर्स ले रखे हैं मैंने, उसको पैरेलली ज्वाइन किया। तो पैरेलली ज्वाइन करने के लिए वो एक ब्रांच में बन जाएंगे। अच्छा एक और चीज, इसको ब्रांच बोला जाता है, ये एक ब्रांच है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। ओके, तो ये भी जब किरचॉफ लॉ पढ़ाऊंगा तो ब्रांच नोड वगैरह सब बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो अभी ब्रांच समझ लो, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एक मेरी ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। तो इस केस में होता क्या है कि जब मैं नेट पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास नेट पोटेंशियल यहाँ से जाएगा, तो एक इस ब्रांच में, फिर इसमें, फिर इसमें। तो कैपेसिटेंस जो मेरे पास आएगी कैपेसिटर 1 के लिए C1, इसको C2 बोल देते हैं और इसको क्या बोल देंगे, C3। तो यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा सा वेरी करेगा। तो उसको क्वेश्चन में यहाँ पे डेरिवेशन में देख लेते हैं क्या होगा। C, तो Q1 इक्वल टू कितना होगा, C1V। Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, C2V। और Q3 की वैल्यू कितनी आएगी, C3V। मतलब कि जो चार्जेस स्टोर होंगे C1 पे वो कितने होंगे, Q1 इक्वल टू CV। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, तभी ये चीज अच्छे से और समझ में आ जाएगी। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो यहां से ये चीज हम लोगों ने क्या की है, यूज की है। तो Q इक्वल टू CV होता है, यहाँ पे पुट कर लो। तो हमारे पास Q1 चार्ज ऑन कैपेसिटेंस, देखो यहाँ पे कैपिटल Q भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डायग्राम में Q1 Q2 Q3, अगर स्मॉल में लिखा है डजंट मैटर, इसको तुम कैपिटल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है ये। तो लो इसको मैं Q1 Q2 टोटल चार्जेस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो तुम उसको रिप्रेजेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो Q1 Q2 Q3 हमारे पास चार्जेस हो गए। वैल्यू के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q हमारे पास कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास C1V प्लस C2V प्लस C3। मतलब कि नेट चार्ज मुझे जो निकालना है वो क्या निकालूंगा, ये। तो नेट चार्ज यहाँ पे क्यों निकालना पड़ रहा है, पिछले में हम लोग हमारा पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था और यहाँ पे मेरे चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे। चार्जेस क्यों डिवाइड होंगे कि हर कैपेसिटर अपनी ब्रांच के हिसाब से क्या करेगा, चार्जेस को स्टोर करेगा। एंड नेट चार्ज निकालने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगा। नाउ Q इक्वल टू कितना यहाँ पे पुट करूंगा, CV। तो CV से V से V हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये केस हमारे पास किस चीज के लिए बन गया, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में जब मुझे कैपेसिटेंस निकालनी होगी तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर मैं रेजिस्टेंस से इसको कंपेयर कर देता हूं, तो अगर मैं एक रेजिस्टर को पैरेलल में लगाऊं तो इन केस ऑफ रेजिस्टर हमारे पास क्या होता है, एक मिनट, रेजिस्टर TOR। तो रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका जो केस होता है वो होता है R1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2
1/R2 प्लस 1/R3 एंड डैश डैश डैश, मतलब कि कंटिन्यू होते हैं। तो पैरेलल के रेजिस्टर के केस में डिफरेंट हो जाता है और हमारा कैपेसिटेंस के केस में क्या हो जाता है, डिफरेंट। ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तब होगी जब मैं ओम्स लॉ में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये चीज अच्छे से और समझाऊंगा कि C1 और C2 और C3 पैरेलल में यहाँ पे ऐड होते हैं इस तरीके से और सीरीज में ऐड होते हैं इस तरीके से। ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन बताने जा रहा हूं, वे थोड़ी सी स्पेशल केस की डेरिवेशन है। अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो हमारे पास क्या आता है, मतलब कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसमें क्या होता है कि if E1, E0 and V0 be the dielectric and potential without slab and E be the without, तो ये हमारे पास बेसिक केस है। इस केस को मैं कह दूं तो ये बेसिक केस है जो हम लोगों ने पीछे किया था, दैट इज योर, जब हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाली थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो वहां भी हम लोगों ने यही किया था कि पहले एक E विदाउट निकाल लेते हैं और एक V विद निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, E0 E आउटसाइड अपॉन E इनसाइड, मतलब विदाउट स्लैब और विद स्लैब। तो वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास, डिवाइड कर दो, यहाँ पे सिंपल सी मैथ है, E आउटसाइड मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट स्लैब, जब E यहाँ पे लिख लेते हैं विदाउट स्लैब, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, विद स्लैब। तो ये एक मैंने बेसिक सी डेरिवेशन डाल दी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इससे तुम बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी तुम्हें। तो जैसे हम लोगों ने पीछे डाइलेक्ट्रिक के लिए किया, जब हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक पुट किया था, तो वहां पे हेल्प करेगा ये। तो E आउटसाइड और E विदाउट स्लैब और विद स्लैब को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। तो अगर मैं D से D कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, E आउटसाइड मतलब विदाउट स्लैब और विद स्लैब, दैट इज विल बी योर। तो अगर मैं कह दूं इफ C and C0 विद द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एंड विदाउट स्लैब, अगर मैं कहता हूं विद और विदाउट स्लैब का जो कैपेसिटेंस आएगा तो वो कितना आएगा, V इक्वल टू Q0 अपॉन Q अपॉन C0 आउटसाइड मतलब विदाउट स्लैब, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, विदाउट स्लैब आएगा, और विद स्लैब कितना आएगा, V इक्वल टू, हमें फॉर्मूला दैट इज V इक्वल टू Q अपॉन C। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, तो फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, C विदाउट स्लैब अपॉन विद स्लैब इक्वल टू K। तो अगर मैं कह दूं C अपॉन C0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, K लिख सकता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, E विदाउट स्लैब विद स्लैब, पोटेंशियल विदाउट स्लैब विद स्लैब, कैपेसिटेंस विद स्लैब विदाउट स्लैब इक्वल टू K। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे E विद स्लैब और विदाउट स्लैब, तो हमारे पास डिफरेंस दोनों का क्या आएगा, K, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दैट इज योर कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो E इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज योर विदाउट स्लैब अपॉन K। तो V के टर्म्स में भी इसको निकाल सकते हैं, V आउटसाइड अपॉन V इक्वल टू K एंड V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V विदाउट स्लैब अपॉन K। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ये बेसिक डेरिवेशन मैंने समझाने का सिर्फ पर्पस इतना ही है कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या आता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत सारे केसेस में यूज होती है, तो आई थिंक कि मुझे लगा कि ये समझाना जरूरी है, इस वजह से मैंने इसको इसमें समझा दिया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट